जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जो हमको समझाएंगे कि ये वक्फ का एक आज नोटिफिकेशन आया है, एक कागज पत्रा सब चारों तरफ फैल रहा है। कई लोगों को ऑब्वियसली ये लीगल लैंग्वेज है, पढ़ने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये क्या हुआ है, व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी एंड इसका रिएक्शन क्या हो सकता है। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। नमस्ते सर और जी, डेफ टॉक से बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सर, थैंक यू। आप मुझे ये बताओ सर, ये तो मतलब एक के बाद एक शॉट लग रहे हैं, वो सब तो ठीक है, नैरेटिव के हिसाब से बात करेंगे, बट ये क्या है सर? वक्फ के यूसीसी आने के लिए लोग बोलते थे तीन बड़ी चीजें चाहिए। एक, वक्फ को हटाओ, दूसरा मंदिर को बचाओ, और तीसरा ये जो पर्सनल लॉज हैं इनको हटाओ। तो इसमें से पर्सनल लॉ तो हट गया ऑलरेडी, वक्फ पे नहीं, भी अभी तो एक्शन कहाँ है। हटा है, अभी कहाँ। मतलब वो तो बोल दिया है ना सर, सेक्युलर लॉ विल बी बियॉन्ड पर्सनल लॉ, ये सेक्युलर तो। लॉ विल प्रिवेल ओवर दी हाँ जी। पर्सनल लॉ। जी। वो बोल दिया है, वो ठीक है, दैट इज फॉर अ लिमिटेड पर्पस। लेकिन अभी बहुत काम उसमें बाकी है, जी। क्योंकि वो एक पूरा का पूरा एक एक्ट बनाया था अंग्रेजों ने। किसकी हुँ। सहायता से? पता है आपको? कांग्रेस की सहायता से। आई एम नॉट सरप्राइज्ड सर। 1937 में 1937 में जब पहली बार 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत चुनाव हुए और उसके बाद जब सरकार बनी, तो मुल्ला मौलाना ने अंग्रेज़ों को प्रेशराइज किया और कांग्रेस ने बड़ा हैप्पीली उसके साथ दे वेंट अलोंग और उन्होंने शरीयत एक्ट लगा दिया। 1937 शरीयत एक्ट, इट इज कॉल्ड शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। उसके पहले आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर कोई अलग से पर्सनल लॉ नहीं था और करीब-करीब आप समझिए कि 90% जो बैकवर्ड मुस्लिम था, वो अपने-अपने लोकल पर्सनल लॉ से, जो कि मोस्टली हिंदू पर्सनल लॉ था, उससे गवर्न होता था और 1300 साल से गवर्न हो रहा था, उसको कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अंग्रेज और कांग्रेस ने मिलके कहा कि ना भाई, तुम सेक्युलर मत रहना, तुमको पूरी तरह से फंडामेंटलिस्ट बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम फंडामेंटलिस्ट नहीं बनोगे तब तक हमारा वोट कैसे पक्का होगा। और लो एंड बिहोल्ड, कांग्रेसियों ने, अंग्रेजों ने मिलके शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 पास कर दिया। इसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने भी, जब बहस हुई थी कॉमन सिविल कोड पे, तो उसमें ये बताया था कि तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो। केरला में मैट्रिलिनियल लॉ लगता है और वो सारे मुसलमान फॉलो करते हैं। मेवात में सारे हिंदू पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं। हुँ। लार्ज पार्ट्स ऑफ बिहार एंड यूपी, दे फॉलो हिंदू पर्सनल लॉ। और इधर आपके नॉर्थ वेस्ट में दे फॉलो द कस्टमरी ट्राइबल लॉ। क्या आप कह रहे हो कि साहब कि हमारे जो है ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, इस्लाम इसके बिना अधूरा है। He said that in the Constituent Assembly। तो ये जो था, ये तो वैसे भी आप जब चाहो तब इसको खत्म कर सकते हो, क्योंकि इट इज लेस देन 100 years old। एंड दिस हुँ। आर्ग्यूमेंट दैट it is a religious obligation is all hogwash। I told you the history। तो सर अभी क्या इसका, आई मीन सी, ये लोग तो आप हम सबने देखा है कि इतने टाइम से ये चल रहा है एंड दे हैव बीन ऑक्यूपाइंग प्रॉपर्टीज। अभी हर रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा वो लगा के बैठे होते हैं, एंड ये तो लास्ट टाइम आई ट्रैवल्ड मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व करा इसको। हर रेलवे स्टेशन पे एक जगह है जहां पर दे हैव ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ये जो ऑक्यूपेशन है इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और सर जो जो भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उससे क्या चेंज प्रपोज किया है सर? देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आया है, वैसे तो अब वक्फ के अगर हम उसकी डेप्थ में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। जी। बेसिकली ये जानिए कि जो मुस्लिम चैरिटीज़ हुआ करती थी, उनके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले 1913 में अंग्रेज़ वक्फ एक्ट लेके आए थे। मुस्लिम चैरिटी बेसिकली मोटा-मोटा समझिए तो मुस्लिम चैरिटी इज़ कॉल्ड वक्फ। ओके। अब 1954 में इन्होंने इसको एक जो एक्ट बनाया, उसमें इनको थोड़ी और एम्पावरमेंट किया। और 1995 में तो इन्होंने वक्फ की डेफिनेशन एक्सपैंड कर दी, उसमें
वक्फ बाई यूजर वगैरह ले आए। और हम्म। 2013 में तो क्या हुआ, बीच में क्या हुआ था कि ये मिसयूज तो करते ही थे, और मिसयूज इन्होंने करना और दूसरे लोगों की यानी कि नॉन मुस्लिम्स की जमीनों पर अपने कब्जे करना जो है वो 1995 के बाद शुरू किए थे, क्योंकि दैट देयर वाज लॉट ऑफ पावर इन दैट। तो 2010 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और उन्होंने ये कहा कि दिस विल अप्लाई ओनली टू मुस्लिम्स। तो 2013 में इन्होंने इसमें ऐसे अमेंडमेंट कर दिए कि भाई दिस विल अप्लाई टू एवरीवन। इस पे अगर मान लीजिए वक्फ बोर्ड ने कोई डिसीजन दे दिया तो उस पर स्टे भी नहीं होगा। और जो ट्राइब्यूनल है, 1995 में इन्होंने ट्राइब्यूनल बना दिया था, ट्राइब्यूनल में इन्होंने एक मुसलमान रख दिया था कंपलसरी, और बाकी एक एक जज और एक ऑफिसर, इस तरह से करके किया था। और इसके बाद तो इन्होंने हद ही कर दी है। आप ये देखिए कि इन्होंने जो लैंड है वो 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद से कोई डबल कर दिए। वाओ। और अभी जो आप ने देखा होगा एमपी में जो केस हुआ, एमपी में केस में वही कह रहे हैं कि भैया तुम्हारा मतलब क्या है कि यार तुम किसी से बात नहीं करोगे, किसी से पूछोगे नहीं, ओनरशिप नहीं देखोगे, और जो मर्जी आएगी उसको जो है तुम वो वक्फ डिक्लेयर कर दोगे। बुरहानपुर का किला प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसको आपने वक्फ डिक्लेयर कर दिया। इसके पहले आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में एक पूरा का पूरा जी। तिरुतुरई करके ऐसे कोई विलेज है वहां पे, उसको उन्होंने पूरे के पूरे का वक्फ डिक्लेयर कर दिया कि इट इज वक्फ लैंड। कोई पीछे का कुछ नहीं देखना, कोई ओनरशिप नहीं देखनी, मन मर्जी आए जैसे कर दिया। और उसके बाद आप उसको भेज देते हो सरकार को, वो मैकेनिकली आपको वापस भेज देती है, उसको गजट में पब्लिश हो गया उसके बाद। और विदाउट नोटिस, यू नो दैट, इट्स ऑल विदाउट नोटिस। ओनर को। और आपको और बताऊं कि भाई ऑल दीज पीपल, दिस सर्वेयर्स, जो इसमें एक सर्वे ऑफिसर होता है, उस सर्वे ऑफिसर, उसका पूरा स्टाफ, बोर्ड का स्टाफ, इवन मुतवल्ली यानी द मैनेजर ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी, दे आर ऑल डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। अच्छा। ओह, दिस आई डिडंट नो। एग्जिस्टिंग वक्फ एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। ओह। कोई वाह। आप इसके खिलाफ नहीं कर सकते, जैसी मनमर्जी हो वैसे आप वो डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद आप केवल ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। ट्राइब्यूनल पूरे स्टेट में एक होता है और ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। उसके बाद आप केवल रिट में जा सकते हो। तो अभी जो है इन्होंने क्या किया है, अभी इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे, बहुत मज़ेदार मज़ेदार इसमें जो है वो प्रोविजन ला दिए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक मैं आपको पढ़ देता हूँ, इन्होंने क्या किया। इन्होंने एक, इनका जो सेक्शन 3R है वो बड़ा जोरदार है साहब। जो एग्जिस्टिंग एक्ट में सेक्शन जी। 3R है, उस सेक्शन 3R में साहब आप जो है वक्फ का जो है वो बड़ा लंबा चौड़ा डेफिनेशन है। और उस डेफिनेशन में आप ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड। कोई चीज़ छूटती नहीं है उसके अंदर से, सब कुछ आप उसमें आप चाहें तो आप कवर कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ हो सकती है, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। उसमें ये भी जरूरी नहीं है कि वो जो है वो मुसलमान हो। हैं? आप इसीलिए देखिए इसमें जो सेक्शन आर में इसमें लिखा हुआ है, फॉर द वर्ड्स एनी पर्सन, द वर्ड्स एनी सच पर्सन, नहीं ये तो ये हो गया, इन द ओपनिंग पोर्शन फॉर द वर्ड्स एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, the words any person practicing Islam for at least 5 years of any movable or immovable property, having ownership of such property shall be substituted। तो वाह अब यार। वक्फ की डेफिनेशन ही चेंज कर दी गई सर। हाँ, तो ये तो। वक्फ की डेफिनेशन में अब ये आ गया, पहले इन्होंने तो कहना कि एनी पर्सन हैविंग एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कर दिया कि एनी पर्सन प्रैक्टिसिंग इस्लाम, पहली बात, और एटलीस्ट 5 years। ये भी नहीं कि साहब की किसी की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसको आपने जो है वो कन्वर्ट कर लिया और उसकी प्रॉपर्टी लिखवा ली, नो।
5 साल से वो इस्लाम प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और उसके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर की जा सकती है। ये जो है ना, ये दिस इज ह्यूमंगस चेंज, ह्यूमंगस चेंज। अभी तक तो देखो साहब, वो बेट द्वारका में 2 आइलैंड इन्होंने क्लेम कर लिए थे वक्फ बोर्ड ने कि जी। हमारे। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर क्लेम कर रखा है, उसको वक्फ में रजिस्टर कर रखा है। अच्छा, दूसरी बात और की है इन्होंने जो बहुत तगड़ी हुई है, जिसमें मेरे को लगता है कि आधी से ज्यादा प्रॉपर्टी इनकी जो है वो चली जाएगी। वो क्या हुआ है कि एक इसी में 3A है बनाया इन्होंने, उसमें लिखा है कि नो पर्सन शैल क्रिएट अ वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी। समझ रहे हैं ना आप इसका मतलब? तो ओनरशिप प्रूव करो पहले। ओनरशिप भी होनी चाहिए और उसका ट्रांसफर भी लॉफुल होना चाहिए। किसी मंदिर को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे मंदिर का होता है कि मंदिर का ओनर जो है वो डेटी होती है, डेटी इज जी। परपेचुअल माइनर, सो दैट मींस द लैंड कैन नॉट बी एलिनेटेड। तो कल को मंदिर के ऊपर दरगाह क्लेम करके आप उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब पहले कर सकते थे वक्फ में। वक्त क्रिएट कर दिया साहब, यहाँ पे दरगाह, पीर ज्यादा सज्जादे नशीन, पता नहीं कहाँ बुखारा वाले जो है उनकी जो है आपने वहां मजार किसी की बना दी। मजार खोद के देखोगे तो नीचे कोई स्केलेटन नहीं मिलेगा, हम्म। लेकिन बना दी। बेट द्वारका में यही तो हुआ था, बेट द्वारका में इन्होंने सारी मजारें खोद डाली। हाँ, और एक भी वहां पे कोई स्केलेटन नहीं मिला किसी का। समझ रहे हैं ना कितना बड़ा ये बना रखा है ये घोटाला। तो नो हाँ। पर्सन शैल क्रिएट ए वक्फ, फिर दो क्या कि एक इन्होंने औलाद वाला वक्फ बना रखा था, वक्फ अलाले औलाद। मतलब कि हम वक्फ बना देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ पे डाल देते हैं और उसको जो है, जो उनकी औलाद है वही उसकी मुतवली बन के और उसको एंजॉय करे। उनका कि नो वक्फ अलाल औलाद shall not result in the denial of inheritance rights of heirs including women heirs of the waqif। अय्या। अच्छा। ठीक है ना साहब? यहाँ तो और मेल्टडाउन हो बताता जाएगा हूँ सर। 3B सबसे तगड़ा। तो सेक्शन 3 जो है इनका, जो डेफिनेशन वाला है, उसमें इन्होंने किया है, बार धाड़ कर दी है। एवरी वक्फ रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट 2024, prior to, हम्म। shall file the details of the waqf and the property dedicated to the waqf on the portal and database within a period of 6 months from such commencement। 90% नहीं फाइल कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो? नहीं कर पाएंगे तो मैं आगे बता देता हूँ क्या होगा। 3C, any government property identified or declared as waqf property before or after the commencement of this act shall not be deemed to be a waqf property। बोलिए, वाओ। आप बोलिए। तो ये जो रेलवे लैंड और ये सब जो इन लोगों ने ले रखा है, ये तो गया। और सुनो, इससे भी बड़ी बात, इसी में 3C का 2, if any question arises as to whether any such property is a government property, the same shall be referred to the collector having jurisdiction, who shall make such inquiry as he deems fit and determine whether such property is a government property or not and submit his report to the state government। And in case the collector determines the property to be a government property, इसी का clause 3, shall make necessary corrections in revenue records and submit a report in this regard to the state government। दिस इज बिग। क्या 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 होगा बताइए? जो इन्होंने दुनिया भर की गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कब्जे कर रखी है, हम्म। ताजमहल को वक्फ बना रखा है, क्या होगा उसका? गया सर। हम्म? गया। कहाँ से प्रूव करोगे ताजमहल आपका है? और जो रिपोर्ट देगा कलेक्टर, the state government will record
direct the board to make appropriation correction in its records. और बताते हैं साहब, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो था इसका सेक्शन 4 था। पहले तो डेफिनेशन ही प्रॉब्लमेटिक थी, डेफिनेशन के बाद इसका सेक्शन 4 जो था वो सर्वे के मुतालिक था। वो सर्वे वाला क्लॉज जो था वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि उसमें जो सर्वे कमिश्नर था उसको जो है इन्होंने बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल इनसेन पावर्स दे रखी थी, एब्सोल्युटली इनसेन पावर्स, कि वो जिसको भी चाहे उसको सर्वे कर ले, जहाँ भी चाहे वो इंक्रोचमेंट हटाने का आदेश दे दे। वो सेक्शन 40 हुआ करता था उसका एक, वो सेक्शन 40 जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। जो इनका जो सेक्शन 40 था वो, और जो ओरिजिनल उसमें ये जो सेक्शन 4 था इसमें सर्वे ऑफिसर का प्रोविजन था कि एक साहब पे हर बोर्ड जो है वो उसका एक सर्वे ऑफिसर होगा, और वो सर्वे ऑफिसर जो है वो अपनी मनमानी करेगा। वो तो ऑब्वियसली होगा सर। लेकिन अब इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने तो उसका सारा का सारा बेसिस ही चौपट कर दिया जी। बेसिस यूँ चौपट कर दिया कि इन्होंने कहा सर्वे ऑफिसर तो अब होगा ही नहीं, कलेक्टर शैल एक्ट एज द सर्वे ऑफिसर। तो ये पूरा सियावर रेगुलराइज कर दिया रामचंद्र है, की जय। इसको तो पूरा रेगुलराइज कर दिया सर, बोलते हैं ना कि सिस्टम में ले आए इसको। तो अब कलेक्टर आपको जानते हो भाई, कलेक्टर तो भाई कलेक्टर की तरह ही काम करेगा, नहीं तो उसकी नौकरी जाएगी सर। तो कलेक्टर की तरह ही काम करेगा। तो तो एक जो सर्वे ये ऑफिसर की पावर क्या थी, कह रहे कि साहब इसमें पहले सेक्शन 40 था इसमें कि द बोर्ड में इटसेल्फ कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी प्रॉपर्टी व्हिच इट हैज रीजन टू बिलीव टू बी वक्फ प्रॉपर्टी, and if any question arises whether a particular property is waqf property or not, or whether a waqf Sunni or a Shia waqf, it may, after making such inquiry as it may deem fit, decide the question by itself. ये सेक्शन 40 जो इनका था साहब वो डिलीट कर दिया गया। ये तो जज जूरी एग्जीक्यूशनर वाली बात है सर। तो साहब ये डिलीट हो गया ये साहब सेक्शन 40। अब बताइए आप, कितने दुख की बात है। मेरा तो दुख से हृदय जो है वो पिघला जा रहा है। पानी पानी हो रहा है सर। इन्होंने क्या कर दिया, इस सर्वे ऑफ औकाफ में कह रहा कि साहब एनी सर्वे ऑफ औकाफ पेंडिंग बिफोर द सर्वे कमिश्नर, ठीक है ना साहब, of the Waqf Act 2024 shall be transferred to the collector having jurisdiction, Fantastic. and the collector shall make the survey in accordance with the, सुनिए ये most important है, in accordance with the procedure in the revenue laws of the state. From the stage the survey is transferred to the collector and submit his report to the state government. अब इसमें बताऊं आपको कैच क्या है। कैच ये है कि इनका जो मैंने अभी आपको जो सेक्शन 40 पढ़ के सुनाया, उस सेक्शन 40 के हिसाब से इनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी कि ये इन्होंने सर्वे कर लिया एंड इट डिसाइड्स द क्वेश्चन विदाउट गिविंग नोटिस। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का, टू हियर द अदर पार्टी, वो उसको ओवरराइड करते हुए ये कर सकते थे। इतना ड्रैकोनियन ये लॉ था, अब इसमें इनकी ऐसी तैसी कर दी। इसी तरह से और बहुत सारे अमेंडमेंट है। ट्राइब्यूनल की पावर जो है वो कर्टेल कर दी, ट्राइब्यूनल का अपीलेबल कर दिया। और ट्राइब्यूनल अभी भी है, क्योंकि वक्फ में वक्फ कौन कर सकता है, ओनरशिप वगैरह ये सब कर दिया, तो अब इसमें जो है ये नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को कब्जे नहीं कर सकते। ये नॉन मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को कब्जे कर रहे थे। और जो है वह अब लंबा हो जाएगा, ये आपने कहा कि इसको मैं 20-25 मिनट में समाप्त करूं, तो इसलिए और बता दूं जो एक बहुत बड़ा और भी डिसीजन जो इसमें हुआ है वो इनका जो सेक्शन 107, 108 और 108A, ये बड़े ड्रैकोनियन सेक्शन थे।
107 में ये बोलते हैं कि भाई जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, 1963 में लॉ ऑफ लिमिटेशन है। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब कि अगर कोई प्रॉपर्टी 12 साल से ज़्यादा की किसी दूसरे के पोजीशन में है, एडवर्स पोजीशन बोलते हैं जिसको, अगर वो एडवर्स पोजीशन में है तो फिर आप उसको वो नहीं कर सकते। ये तो 400-400, 600-600, 800-800 साल पुरानी प्रॉपर्टीज को अपने यहाँ रजिस्टर कर रहे हैं। वो सेक्शन 107 जो है वो ओमिट कर दिया गया, ओमिटेड। नाउ लिमिटेशन एक्ट विल अप्लाई। फिर बताऊं आपको, 108 में ये इन्होंने कर दिया कि पहले जो प्रोविजन था वो ये था कि साहब कि ये एक्ट जो था वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी पर भी लागू था। जो अच्छा, इवैक्यूई प्रॉपर्टी ध्यान है ना आपको? हाँ, जो 47 में जो छोड़ के भागे पाकिस्तान, लोग। हाँ, जो छोड़ के भागे थे उनकी प्रॉपर्टी पे भी साहब ये यूज किया जा सकता था। और 108 जो है वो ओमिट कर दिया गया। तो कितना दुख होगा इनको। अभी जेएनके में भी एक वो निकला है ना सर, एक उन्होंने रूल निकाला है कि किसी के पास अगर पेपर्स हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स दो, वी विल रेगुलराइज इट करके। वो भी एक अब आप ये नोटिफिकेशन आया है। देखिए, स्पेशल प्रोविजंस एज टू इवैक्यूई वक्फ प्रॉपर्टीज। इवैक्यूई बिग प्रॉपर्टी विद इन द मीनिंग ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट। इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो है इनको ट्रांसफर कर दी गई थी। इवैक्यूई प्रॉपर्टी वाज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जी। अब वो आ जाएगा इसमें, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, 3B 3A 3B 3C। एक समझ और गए। जो इसमें प्रोविजन किया गया, 108A। 108 ये था, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। पुराना प्रोविजन बता रहा हूं आपको कि the provisions of this act shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act। इसका अर्थ समझते हैं आप? बाकी सब कुछ इनवैलिड, यही एक्ट वैलिड, खत्म। Yes, शरीयत above everything। तो ये This सब गया। 108 has been omitted। अरे रे रे रे, अब ये तो ये लॉ जो है, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट विद ऑल अदर लॉस, cannot have overriding effect। it has to be consistent with जो आपके इवैक्यूई प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी, ये जितने भी सारे पुराने जो एक्ट हैं उनके अंतर्गत आना पड़ेगा। और इवैक्यूई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी, दुनिया भर की प्रॉपर्टी नेहरू जी ने ट्रांसफर की। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ऑल ऑफ देम विल बी टेकन बैक। दैट्स गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos इन द जय इन श्री सम। राम। बट सर मेरे को ये बताओ, अब इसका पॉलिटिकल रिएक्शन क्या आएगा? जय श्री राम तो अब मैं आपको इसमें देखिए, चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि भैया नैरेटिव चेंज करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे लोगों में जोश आए और जिससे जो है ये सामने वाले जो है वो मुल्ला मौलाना ये रिएक्ट करें। हम्म। और उसके लिए बार बार मैं कह रहा था कि भाई और कुछ करो ना करो, आप जो है ये वक्फ एक्ट वाला मामला जो है इसको तो तुरंत डिसाइड कर दो। चाहो तो एएमयू वाला भी कर दो, आपके जामिया मिलिया इस्लामिया वाला भी कर दो। उनमें आप जो है वो रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दो, ये कह के कि भाई ये सेक्युलर इंस्टीट्यूशंस है। तो आपका नैरेटिव ग्राउंड पे पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अगर ये काम ये पहले कर देते ना, तो ये जो 400 पार करे थे ये हो जाता। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पे नैरेटिव बनाने का काम जो है वो योगी आदित्यनाथ ने आरंभ कर दिया। सबसे पहले वो कांवड़ यात्रा वाला जो उन्होंने वो डायरेक्शन दिया, सब लोग अपने नाम लिखेंगे। उसके पहले उन्होंने हलाल के ऊपर जो है वो अंडर फूड सेफ्टी एक्ट उन्होंने हलाल के ऊपर डायरेक्शन जारी कर दिया, मिस ब्रांडिंग के नाम से, कि साहब मिस ब्रांडिंग होती है तो मिस ब्रांडिंग इज नॉट अलाउड। उसको करके उन्होंने डायरेक्शन चालू कर दिया, उसके ऊपर स्टे भी नहीं मिला, वो लागू है। तो उन्होंने हलाल का कर दिया, उन्होंने ये कांवड़ यात्रा वाला अपना नाम डिस्क्लोज करने वाला कर दिया। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये
अयोध्या में जो गैंग रेप कांड हुआ उसमें भी उन्होंने तगड़ा एक्शन ले दिया, और लखनऊ में, हरदोई में, सब जो ये इन्होंने काम किए, तो वो जो है वो यूपी में तो बिल्कुल नैरेटिव चेंज हो रहा था और लोग योगी योगी करने लगे, मोदी को भूलने लगे। हुँ। उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी से कि मोदी जी, योगी जी ने बड़ी लाइन खींच दी है, आप भी खींचो। तो अब उन्होंने ये बड़ी लाइन खींची है और ये नैरेटिव पूरा ग्राउंड पे बदलेगा। क्यों बदलेगा? एक तो इधर बांग्लादेश का कांड हो गया, देखा आपने, बड़ा कांड है ये। और वहाँ जिस तरह से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं और उनके जैसे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपवित्र किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदसलूकी हो रही है, ये जो सारी चीज़ें हो रही, इसके साथ-साथ ये वक्फ एक्ट आएगा और इस पर जब मुल्ला मौलाना चिल्लाएँगे, जब ये चिल्लाते हैं, तब ये बकवास करते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि दे आर स्कूल्ड इन इस्लामिक लॉ, और इस्लामिक लॉ में किसी नॉन मुस्लिम की कोई औकात नहीं मानी जाती। तो यही माना जाता है कि भई ये पूरी दुनिया जो है और ये सारी ज़मीनें जो है, ये सब जो है वो अल्लाह की है। तो ये बात जब आती है सामने, तो प्रतिक्रिया तो आएगी, और प्रतिक्रिया आएगी तो नैरेटिव और मजबूत होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, वो तो है, और कंसोलिडेशन ये होगा। परम आवश्यकता है। उसके बाद जब ये करने जाएँगे, ये जब दूसरा शाहीन बाग 2.0 करना चाहते हैं ये, या बांग्लादेश 2.0 ये लोग करना चाहते हैं, ये तो हमें पता ही है। इनकी बातों से दिख रहा है, इनको तो बहुत एक्साइटमेंट है कि अरे भाई बांग्लादेश में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है। बांग्लादेश की टोटल जो बांग्लादेश की टोटल एरिया जो है वो उड़ीसा से थोड़ा-सा कम है। जी, 1,48,000 square kilometers is Bangladesh, 1,66,000 is Odisha. तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि भैया जो बांग्लादेश में हो गया, वो तुम पश्चिम बंगाल में भी चाहो तो नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है। तो ये जो इनकी मरोड़े उठ रही है ना, ये मरोड़े इस नैरेटिव के साथ में, और जो जागृति आएगी और लोगों में अचानक एक बार फिर मोदी में फिर से विश्वास जागेगा। सही बात तो ये है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी इस समय डाउन है। मोदी जी माने या नहीं माने, लेकिन वो फिर क्रेडिबिलिटी जो है वो एकदम से उछाल खाएगी वापस, और उसमें एक ज़बरदस्त इज़ाफ़ा आएगा, और उससे मोदी जी की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो वापस जमना आरंभ होगी। इसको फिर वो आगे ले जा सकते हैं, इसके बाद फिर वो ये भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो एक तरह से रिडंडेंट हो चुका है। वो क्योंकि कोर्ट्स ने ये डिसाइड कर दिया कि भई सिविल सूट में जो है वो जो कुछ भी डिसाइड होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुतालिक के रिलीजियस कैरेक्टर उसमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो रिलीजियस कैरेक्टर एविडेंस से ही डिसाइड हो सकता है, इसलिए सूट्स आर मेंटेनेबल। तो सूट्स मेंटेनेबल हो गए, लेकिन उनकी वजह से ये आपका जो मुस्लिम पक्ष है वो बार-बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चक्कर में लोगों को कोर्ट में घसीटता है और डिले करता है। उसके जी, लिए एक डीलिंग टैक्टिक्स का एक तरीका हो गया है, टूल हो गया है। तो इस टूल को हटा दीजिए। जब कोर्ट्स खुद ही कह चुके हैं कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर जो है विदाउट एविडेंस नहीं डिसाइड हो सकता, तो उसी चीज़ को डाल दीजिए कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर शैल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। खत्म हुई बात। तो एएमयू वाला जो था, इनके पास बहुत अच्छा मौका था। अब एएमयू वाला इन्होंने कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया। कोर्ट का क्या डिसीजन आ सकता है वो आएगा। 7 महीने हो गए उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बैठे हुए, अभी तक उसका जजमेंट नहीं आया। जामिया मिलिया इस्लामिया को बैकडोर से किसी ने, वो सीएमआई जो है एक उन्होंने बनाया था हुँ, कमीशन, कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसने डिक्लेयर कर दिया कि ये रिलीजियस माइनॉरिटी। वो कौन होता है? पार्लियामेंट एक्ट के ऊपर थोड़ी है वो। इन जगहों पर रिजर्वेशन खत्म हो गया इनकी वजह से। तो रिजर्वेशन खत्म तो किया कांग्रेस ने, और तोहमत इनके ऊपर आ रही है और ये एक्ट नहीं कर रहे। ये भी और काम पर डाले।
फिर देखें कैसे जो है जिनका रिजर्वेशन वो रिस्टोर करेंगे, उनके सामने ये कैसे खड़े होते हैं आके कांग्रेस वाले। बात दैट तो इज याद देयर। की गणना की कर रहे हैं ना, जी, अब जी, तो जी। इन्होंने हमेशा उल्टे किए हैं। तो इन चीज़ों को एक्सपोज़ करना चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल से दिस इज़ अ वेरी, 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 वेरी गुड बिगिनिंग। आई जस्ट होप दैट दे कैरी इट थ्रू वेरी स्ट्रांगली, व्हिच दे कैन इफ दे वांट। हुँ। I mean, I hope they will because there is no other option. Let me just say that. और कुछ बचा नहीं है करने के और लिए। एक इसमें बहुत छोटा-सा सारे जिनको ये सोच रहे हैं ना कि सारे खड़े हो जाएँगे, बहुत सारे इसमें न्यूट्रल हो जाएँगे, देखना आप। नहीं, वो तो सर वो खड़े भी हो जाएँ फार्मर्स 3 के जो वो जो था प्रोटेस्ट उसके अंदर आपको दिख गया था कि अम, जो रिएक्शन था दैट वाज़ नॉट सॉफ्ट। इन स्पाइट ऑफ द फैक्टर कि भई 400 पार आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद भी रिएक्शन सॉफ्ट नहीं था। वो तो ड्रोन से फेंक रहे थे, ये फेंक रहे थे, वो फेंक रहे थे। देयर वाज़ क्वाइट अ हार्ड रिएक्शन एंड आई होप दे कैरी दिस फॉरवर्ड। मैं एक छोटा-सा आपसे 30 सेकंड का सवाल पूछता हूँ सर कि इम्प्लीमेंटेशन ये जो लॉ बनेगा, इसके अंदर ऑब्वियसली पार्लियामेंट में तो मेरे ख्याल से तो मेजॉरिटी होगी दैट्स व्हाई देव देव डन ऑल दिस राज्यसभा में भी निकल जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्चुअल ग्राउंड में कितना टाइम लगेगा सर इसको? व्हेन वी स्टार्ट सीइंग इम्पैक्ट? नहीं, वो तो इम्प्लीमेंटेशन तो जैसे ही नोटिफ़ाई होगा, वैसे ही उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसी दिन से द सर्वे कमिश्नर विल सीज़ टू बी फंक्शनल। क्योंकि जो सर्वे कमिश्नर का जो इंस्टीट्यूशन है, उसको तो इन्होंने डिफंक्ट कर दिया ना। हुँ। भई शुरू में ही डेफिनिशन में ही जो कहा ना कि सर्वे कमिश्नर जो है वो हट जाएगा। शुरू में ही आ गया ये चीज़ तो। मतलब इट इज़ द सेकंड दिस थिंग बिकम्स लॉ गेट्स द प्रेज़िडेंट सिग्नेचर इट्स डन। नोटिफ़िकेशन के साथ होता है, द डे इट इज़ नोटिफाइड इन द गेज़ेट। हाँ, ऑब्वियसली या वही वो पूरा हो जाए द व्हाटएवर प्रोसेस नीड्स टू बी डन वो हो जाए उसके बाद तो पूरा हो गया। ऑलराइट सो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ये सीइंग दिस गोइंग फॉरवर्ड सर। थैंक यू सो मच सर आप आए चैनल के ऊपर एंड बस आपने इसलिए ज्ञान बता दिया। रहा हूँ मैं कि हाँ जी। ये इसमें कलेक्टर की भी डेफिनेशन दे दी गई है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन की भी डेफिनेशन दे दी गई है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की भी दे दी गई है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन में सब कुछ है, सेंट्रल, स्टेट, म्युनिसिपैलिटी, पंचायत, अटैच्ड सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ऑटोनोमस बॉडीज़, एनी ऑर्गेनाइज़ेशन और इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है। और आपका समझ लीजिए कि सर्वे कमिश्नर जो है वो हटा दिया गया है। नो मोर एनी सर्वे कमिश्नर, एवरीथिंग इज टू बी डन बाय द कलेक्टर। तो ये तो दिस बिकम्स अ रेगुलराइज्ड इंस्टीट्यूशन जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स। तो यस, ये इट बिकम्स अ रैशनल इंस्टीट्यूशन लाइक हुँ। द इर्रेशनल मॉन्स्ट्रोसिटी इट यूज्ड टू बी। चलिए आई होप जो एक वो तीसरा वाला स्टेप है टेम्पल्स का वो भी खत्म करें ताकि लेट्स बिकम अ नॉर्मल सोसाइटी एज़ फार एज़ आवर लॉज़ आर कंसर्न्ड। करेक्ट। बीएनएस की तरफ से तो पिटाई तो दिख ही रही है हमको बट इन एनी केस लेट्स मेक श्योर दैट थिंग्स आर काम डाउन। सर जी थैंक यू सो मच आप आए आपने मेरे को ये इसके बारे में समझाया बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल लाइक अस टू अंडरस्टैंड क्या है। लीगल लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी होती है। आई वंडर व्हाई एवरीथिंग इज़ रिटन इन सच हेवी लैंग्वेज। सीधा-सीधा लिखो यार, पहले वाला जो था इसीलिए वो नहीं लिखा हुआ चलेगा। है जिससे आपको मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता पड़े। वही ना सर। Lawyers write weird English so that people need lawyers to interpret that thing. Thank you, sir. Thank you so much. Jai Hind. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you.